दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट वाला पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और अन्य जिसमें हिंदी विषय आता है उसमें बहुत ही लाभदायक रहेगी आपके लिए। तो लगातार अभ्यास करते रहिए, जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है आपका, हिंदी किस भाषा की लिपि में लिखी जाती है? देखने में लगेगा आपको आसान है, लेकिन ज्यादातर आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? देखिए, अगर बेसिकली सब लगता है राष्ट्रभाषा, लेकिन इसको जो दर्जा दिया गया था वो राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 3431 के तहत ये दोनों ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजभाषा का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया और भारत संघ को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया। तो आपको बेसिक अच्छे से करके तब आगे चलना है। चलिए प्रश्न नंबर 3, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैसा कि पिछले प्रश्न में आपने देखा, सॉरी ये गलत हो गया, 14 सितंबर 1949। तो जब 14 सितंबर 1949 को दर्जा दिया गया था, तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तो रिलेटेड क्वेश्चन आपस में रहते हैं, तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको तैयारी में रहना है। स्वर को उच्चारण, जैसे आपके इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होते हैं, इसी प्रकार इसमें भी ए आ ई ओ होते हैं। तो उसका पूछा है स्वर का उच्चारण क्या होता है। स्वर जो होते हैं ना, वो हमेशा बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, यानी उनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र ध्वनियां होती है, और जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? उपसर्ग होता है जो हमेशा, दुकाल जो उपसर्ग पूछा है, दू जो है ये हो जाएगा हिंदी का उपसर्ग, ठीक है। दरअसल दू का अर्थ होता है जैसे बुरा या कोई कमी, तो इसलिए ये अर्थ का उल्टा कर देता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़िए। कृदंत प्रत्यय का उदाहरण क्या है? धनवान, नमकीन, नीलिमा या खिलाड़ी। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाड़ी। क्यों? क्योंकि कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो यानी खेल, खेल खेल में आदि जुड़ने से खिलाड़ी बना। क्वेश्चन नंबर 7, जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? जाति, जातिवाचक संज्ञा शब्द हमेशा वो होते हैं जिसका जैसा दूसरा हो, जिसके जैसा कोई दूसरा हो। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा उसके दूसरा जैसा कोई नहीं होता है। जैसे राम, भगवान राम है तो राम अकेले एक ही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कामायनी, कामायनी तो पुस्तक का नाम है, तो कामायनी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राम, राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रसीला, रसीला, रसीला आम, ये विशेषता बता रहा है। जबकि वकील, वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वकील से किसी समुदाय के बारे में पता चल रहा है, जाति के बारे में पता चल रहा है। निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है? देखिए, नीला, मोटा, पुराना, ये सभी विशेषताएं बता रहे हैं, ये विशेषण शब्द है। जबकि गंगा, गंगा आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? अचूक के साथ में विशेषण शब्द, जब हम अचूक का प्रयोग करेंगे तो क्या कभी भी ये बोल सकते अचूक नेत्र, अचूक चोट, अचूक जवाब? नहीं, हमेशा बोला जाता है अचूक, अचूक निशाना, यानी जो चूके ना। तो
विशेषण शब्द क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त संज्ञा निशाना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, स्पर्श, दुख, गरिमा। इसको हमेशा सेंटेंस में प्रयोग करके आपको देखना है। एक मन में ही सेंटेंस बना के उसको देखना है कि स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है या पुल्लिंग का भाव आ रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। लेख, लेख लिखा गया। लेख लिखी गई कभी बोलेंगे नहीं, लेख लिखा गया, यानी ये पुल्लिंग का भाव हमको दे रहा है। स्पर्श किया गया, इसमें भी हमको पुल्लिंग दिख रहा है। दुख प्रकट किया, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुई बोलेंगे कभी नहीं, यानी ये भी हमें पुल्लिंग का भाव दे रहा है। तो हम देखेंगे गरिमा, आपने गरिमा बनाए रखी यानी स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार आपको चेक कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरिमा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हर क्वेश्चन आपका किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। और अपने करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए हम, बी तुम लोग, सी ये लोग, डी आप लोग। हमेशा ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मध्यम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम में यानी मैं, मध्य में यानी तुम जिसके सामने वाला, और अन्य पुरुष हो जाएगा जिस जो हमारे सामने या नहीं है, दूर है, उसके बारे में बात की जाएगी, वह अन्य पुरुष में हो जाएगा। तो तू का सही बहुवचन हो जाएगा तुम लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अभी आपको बताया था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमेशा सेंटेंस के यानी वाक्य बनाकर देख लेना है। जैसे ये पुराना हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रीति चली आ रही है, स्त्रीलिंग हो गया। क्षमा प्रदान की गई, क्षमा कर, क्षमा मिली, तो ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द का भाव दे रहा है। क्षेत्र, ये क्षेत्र किसका है? ये क्षेत्र हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। और जो ऑप्शन है ये गलत टाइप हो गया है, इसमें आप कर लीजिए पुरानी, पुरानी वस्तु। चलिए प्रश्न नंबर 13, एक का बहुवचन क्या है? ये यूपीएससी परीक्षा 2021 में आया है। देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन जब परीक्षा का दबाव रहता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। तो जब पढ़े तो ध्यान से और अपने मतलब दिमाग में एक आकृति बना करके उसको फीड कीजिए। जैसे एक का बहुवचन क्या है? एक का बहुवचन हमेशा ऑप्शन बी अनेक होगा। साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए संबंध, अपादान, अधिकरण, इनका कोई समझ। साथियों, ये जो आपको जो ये चिन्ह दिख रहा है ये संबोधन कारक का चिन्ह होता है। 8 कारक होते हैं जिसमें से एक संबोधन कारक होता है। हे राम कहाँ जा रहे हो, सुनो सुनो, ये सभी संबोधन कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, इसमें भी आपको हमेशा शब्द एक वाक्य जोड़ करके देख लेना। जैसे सज्जन, सज्जन क्या होता है? व्यक्ति, यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है सज्जन, सज्जन व्यक्ति होता है, तो ये विशेषण है। सुकुमार, कितना सुकुमार, ये भी एक तरह की विशेषता बता रहा है। दुर्जन, दुर्जन, दुर्जन भी एक तरह का विशेषता प्रकट कर रहा है। मानस, मानस एक संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ होता है मन या सरोवर, जिसको हम जोड़कर कभी लिख भी देते हैं मान सरोवर, तो इसलिए ये हो जाएगा एक संज्ञा शब्द। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण है। व्यक्ति कैसे होते हैं? विद्वान व्यक्ति, यानी इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। कैसी विशेषता? गुणवाचक, विद्वान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, वाक्य का भेद बताइए।
इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक जिसमें सवाल किया जाए, प्रश्न का बोध हो। विस्मयवादक जिसमें विस्मयवादक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। निषेधवाचक जिसको एक तरह से विरोध किया जाए, मना किया जाए। और ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में वक्ता को किसी इच्छा या कामना या आपका आशीष, दुआ, आशीर्वाद का बोध हो, वे सभी इच्छावाचक वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य, यदि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इस प्रकार, यानी यदि मोहन धनी है तब भी वह बहुत दुखी है। एक है इसमें मुख्य वाक्य और दूसरा होता है आश्रित वाक्य। वह दुखी है क्यों? क्योंकि वह धनी भी है। तो ये जो दुखी वाक्य किस पर आश्रित है? इस प्रथम वाक्य पर। तो जिसमें इस तरह का संबोधन हो वह आपका होता है मिश्र वाक्य। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप अखबार पढ़ते हैं? यानी एक तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? चूंकि, आप देख लीजिए, सेंटेंस बनाना होगा। चूंकि, एग्जाम्पल के तौर पर, चूंकि आज बहुत ठंड है, प्राय होती है नहीं। क्योंकि आज बहुत गर्मी है, क्योंकि मौसम गर्म, ये भी नहीं बनेगा। देखिए इसके साथ हमेशा प्रयोग होता है इसलिए का। जैसे क्योंकि आज बहुत ठंड है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यानी चूंकि के साथ में हमेशा जो दूसरा उपवाक्य जोड़ा जाएगा उसमें इसलिए का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर, ओ इस पर मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन नंबर इसलिए आपका ठीक होगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ध्यान से पढ़ा करें, उसमें ही आपका आंसर पता चल जाता है। लभ्य है जिसमें लाभ ना हो, सुलभ जो लाभदायक हो, दुर्लभ जो, यही है आपका करेक्ट आंसर, दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? निशाकर, वंचर, तमचोर, निशाचर। उसे बोला जाता है निशाचर। देखिए इन शब्दों को हमेशा ध्यान से क्या करें। जैसे निशाचर, आप अगर इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निशा प्लस चर। निशा का अर्थ होता है रात, रात्रि। चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला। तो उसे क्या बोल देंगे? निशाचर। ये शब्द आपको जो विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, इनमें बहुत मदद करते हैं। इसलिए जैसे निशा किसका पर्यायवाची हो गया? रात का। चर, चर में मिश्रण करने वाला। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे बोलेंगे जितेंद्रिय। जो भविष्य की बात सोचता हो उसे बोल देंगे अग्र सोची। तृण पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा, तृण पकड़ने का अर्थ हो जाएगा शरण में जाना। यानी किसी की सहायता के लिए, जैसे बोला जाता है तृण पकड़ना, इसलिए किसी की शरण में जाना। तृण, तृण का अर्थ होता है इसका, अगर आप एक पर्यायवाची देखेंगे, जैसे तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, यानी इसे जड़, मूल शब्द से जोड़कर दिया गया है। ये तृण मतलब जड़ होती है, जो आपको पर्यायवाची में। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं, जिस बच्चे ने कोचिंग कर रखी है कंप्लीट और तैयारी प्रैक्टिस के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो इनको लगातार करते रहिए।
और इसका आंसर कमेंट में लिखिए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो भी जरूर लिखिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में।